नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट सत्र को लेकर के। 23-24 सेशन का जो बजट सत्र कल 6 अप्रैल को समाप्त हुआ, उस पे हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, इस बार का जो बजट सत्र था वो ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा, क्योंकि इस बजट सत्र में जितना शोर-शराबा और हंगामा हुआ, आज तक के इतिहास में किसी भी सत्र में इतनी शोर-शराबे और हंगामे के बीच कोई भी बजट न चला हो। इस बजट सत्र में अमूमन कोई भी काम नहीं हुआ, आम तौर पे कोई भी बिल पास नहीं हुई और सरकार हमेशा एक तरह से अपने आप को बचाव के मुद्रा में ही हमेशा रखा, क्योंकि बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी ने जिस प्रकार से भाषण दिया और उन्होंने अडानी को लेकर के, मोदी को लेकर के, अडानी का जो 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बाकायदा सेल कंपनी के माध्यम से इंडिया में किया गया, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन की गई, इन सब चीज़ों को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सदन में पटल पे अपनी बात रखी राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के, वो बहुत ही ऐतिहासिक था। और उसके बाद ही जो होना था वो तो हुआ ही, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, वो किसी दूसरे मुद्दे में गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या राहुल गांधी सत्ता के आंखों में खटकने लगा था? बहरहाल बजट सत्र को लेकर के, बजट सत्र में आखिर काम क्या हुआ? संसद देश का सबसे सर्वोच्च मंच है और इस मंच पे कानून बनाई जाती है। यहाँ पे सरकार को शासन चलाने के लिए बिल पेश किया जाता है सरकार की तरफ से और संसद उसकी स्वीकृति देता है। पर इस बार का बजट क्या पहले जैसा ही बजट रहा? सामान्य तौर पे तो दिखने में ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले ऐसा होता था कि बजट नहीं चलने देने की परंपरा विपक्ष की होती थी, विपक्ष शोर-शराबा और हंगामा करता था। लेकिन इस बार की एक जो नई परंपरा उभर के सामने आई है कि वो रूलिंग पार्टी या फिर सरकार के ही लोग चाह रहे हैं कि बजट सत्र न चले, इसलिए उन्होंने कई दिन तक लगातार सत्र में, सदन में शोर-शराबा और हंगामा करते रहे। इसके पीछे कई तर्क हैं, इसके पीछे कई बातें हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने बजट सत्र में अपने अभिभाषण में उन्होंने पूरे भ्रष्टाचार और मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दी सदन में, उसके भाषण को एग्जम्प्ट किया गया। ये भी एक तरह से ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी संसद सदन में किसी भी सदस्य के भाषण को बीच से काट के गायब नहीं किया गया था। राहुल गांधी का जो भाषण था वो मोदी, अडानी या फिर भ्रष्टाचार से संबंधित जो उसकी भाषण थी 20 मिनट की, उसको काट के संसद से हटा दिया गया, संसद के ऐतिहासिक लाइब्रेरी से उसे हटा दिया गया। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कैम्ब्रिज और लंदन में जाकर के भारतीय लोकतंत्र के बारे में, भारतीय सत्ता के बारे में और सत्ता और बीजेपी की सरकार जिस प्रकार से एक तानाशाही शासन स्थापित कर रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का प्रयास कर रही है, साथ ही साथ प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसे भी खत्म करने का प्रयास कर रही है, इसको भी उन्होंने जाकर के ब्रिटेन में, लंदन के हाउस में या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस बात को रखा कि पूरे विश्व समुदाय में सबसे बड़े एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, इस पे उन्होंने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इस पे भी बीजेपी और सरकार के खेमे के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस देश में विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करने के लिए न्योता दे रहा है और उन्होंने कहा कि बाकायदा राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वजह कुछ साफ थी, वो ये चाह रहे थे कि सदन न चले, यदि सदन चलता तो उन्हें अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर के जवाब देना पड़ता, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। विपक्ष के जितने भी दल थे राहुल गांधी के नेतृत्व में, उन्होंने इनफैक्ट अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, राजद की पार्टी हो, सभी ने एक तरफा उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, ये अडानी पे और मोदी पे जिस प्रकार की रिश्तों को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया, इसकी जांच बाकायदा होनी चाहिए या फिर मोदी जी को इसके बारे में सफाई देनी चाहिए कि आखिर मोदी का और अडानी का रिश्ता क्या है। इस वजह से राहुल गांधी को सदन से बाहर कर दिया गया, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से एक तरह से जाल बुना गया और उस जाल में राहुल गांधी फंस गया और उनकी सदस्यता चली गई। इस बार भी बजट सत्र पे एक तरह से 9 के बराबर चर्चा हुई और एक तरह से उसे कहते हैं गिलोटिन। ये अमेरिका में होती है, अमेरिकी संसद में इस तरह की चीज़ें होती है कि गिलोटिन के माध्यम से बजट को पारित करवा लेना, मतलब इस पे चर्चा या फिर किसी भी प्रकार की कटौती प्रस्ताव न पास करके
इसे बाकायदा सत्ता पक्ष की बहुमत के रूप में सत्ता पक्ष के पास चूँकि बहुमत होती है, तो वो इस रूप में इसे पारित करा लिया। इसे हम गिलोटिन कहते हैं। ये क्या दिखाता है, ये किस तरफ इशारा करता है? जिस प्रकार से 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, उस समय से लेकर के 2014 तक जितने एडवर्टाइजिंग पे, ब्रांडिंग पे खर्चा किया गया, 2014 से लेकर के और 2023 तक सिर्फ मोदी ब्रांडिंग पे, मोदी जी के ब्रांडिंग पे उसके 10 गुना के बराबर खर्च किया गया। आज तक जो खर्चा किया गया है इन 8-9 सालों में, वो पूरे 1980 से 2014 तक बीजेपी टोटल जितना खर्च की थी उसके 10 गुना के बराबर है। साथ ही साथ एक और फैक्ट जो निकल के सामने आई है वो ये कि बाकी जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, वो जितना भी एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करता है उसका सिर्फ और सिर्फ 8 गुना बीजेपी अकेला अपने एडवर्टाइजिंग पे खर्च करता है। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी अपनी तरफ सारा का सारा 90% 95% जो फंडिंग होता है, इलेक्शन फंडिंग होता है, वो सारी पैसा अपनी तरफ ला रही है। बाकी 4-5% है जो कांग्रेस हो या बाकी जो रीजनल पार्टी है उसके पास जाती है। तो ये तो तय है, ये तो बहुत ही निश्चित तौर पे परमानेंटली कहा ही जा सकता है कि बीजेपी के पास आज के डेट में धन बल बहुत है। क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी तानाशाह की तरफ बढ़ रही है? बीजेपी की जो सरकार है वो सदन में जिस प्रकार से चर्चा की परंपरा थी, सदन में विचार विमर्श का महत्व होता था, एक दूसरे का सम्मान किया जाता था, उसको बीजेपी खत्म करना चाहती है। बीजेपी जिस तरीके से ऐतिहासिक रूप से जो हमारे एनसीईआरटी पुस्तकों में सल्तनत काल, मुगल काल या फिर इस्लामिक पृष्ठभूमि को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, महात्मा गांधी के संघर्षों को कम करके आंकने का प्रयास कर रही है, नाथूराम गोडसे जिन्होंने आरएसएस से उनका संबंध था और वो एक ब्राह्मण परिवार से था, जो गांधी जी का हत्या किया, इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। या फिर आप जो भी करें वो संसद के पटल पे करें, उस पर विचार विमर्श के माध्यम से करें। किसी भी चीज़ पे किसी की आपत्ति हो तो उस पर कमेटी बनाएं, स्टैंडिंग कमेटी बनाएं, उस पर जेपीसी बनाएं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं, उसके माध्यम से आप चीज़ों को क्लियर करें, देश के आवाम से पूछें कि देश का आवाम क्या चाहता है। लेकिन किसी से नहीं पूछना, नहीं सदन में इसकी चर्चा करना, नहीं किसी विधेयक को लाना, सीधे ऑर्डिनेंस पास कर देना, ये किस तरह की परंपरा है? एक दिन सदन चलता है, एक दिन सांसद चलती है तो 23 से 25 लाख रुपया एक दिन का खर्चा आता है। सारे जितने भी सांसद होते हैं उसका टीए डीए सारा अलाउंस दिया जाता है। ये आम नागरिकों का पैसा है और इस तरह से ये पहला ऐसा सत्र है ऐतिहासिक रूप से जिसमें सत्ता पक्ष चाह रहा था कि वो सदन न चले, क्योंकि यदि सदन चलता तो उसे इस भ्रष्टाचार अडानी और अंबानी के साथ साथ मोदी का जो रिश्ता है, इस भ्रष्टाचार में 20,000 करोड़ रुपया को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा, मोदी जी से सवाल पूछा, उसका जवाब देना पड़ता, तो कहीं न कहीं सरकार इस चीज़ से बचती हुई नजर आई है। वो चाह रही थी कि सदन न चले। वो बार बार कहती रही कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, किस बात की, जो उन्होंने कहा ही नहीं। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि जो चीज़ आप कह रहे हैं और जिस बात के लिए आपने कहा कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, वो चीज़ हम सदन में कहेंगे, बाहर नहीं। उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बाकायदा जो चीज़ भी हमें कहना है, माफ़ी भी मांगनी होगी तो हम सदन में कहेंगे। ये बाकायदा कानूनी रूप से सही भी है, क्योंकि एक संसद सदस्य के लिए सबसे बड़ा दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन दे सबसे पहले सदन में दे, सदन के पटल पे दे। पर इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। इनफैक्ट राहुल गांधी ने कहा भी कि हमने स्पीकर साहब से जाकर के समय भी मांगा कि प्लीज़ हमें अपनी बात कहने दें, अपनी बात रखने दें, लेकिन उनकी बात को नहीं रखा दिया गया। बहरहाल 6 अप्रैल को बजट सत्र की समाप्ति हो गई। 6 अप्रैल से ही कांग्रेस और बाकी जो 18-19 विपक्षी पार्टी है उन्होंने सड़क पे संघर्ष करना शुरू कर दिया है तिरंगा मार्च के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि सदन में यदि आप हमें बोलने नहीं देंगे तो सड़क पे हम संघर्ष करेंगे और सड़क के माध्यम से हम अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। देखना होगा आगे। कर्नाटक चुनाव है, कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, साथ ही साथ संभवतः जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने वाली है। और अगले साल जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तो देखना होगा कि ये जो बीजेपी कर रही है या फिर जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इसका प्रभाव आम लोगों तक किस प्रकार से जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।